नमस्कार मित्रों, 29 एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। आज हम प्राग ऐतिहासिक काल यानी पाषाण काल का तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आज मध्य पाषाण काल। तो उसमें पहले हम उत्तर पाषाण काल, जो उसके बाद में पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, जिसके अंदर हमने सर्वप्रथम जो पढ़ा था वो पढ़ा था पुरा पाषाण काल। नंबर 1 हमने पढ़ा था पुरा पाषाण काल। पहला कौन सा? पुरा पाषाण काल, जिसको हमने 3 भागों में विभक्त किया था। पूर्व पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल और उत्तर पुरा पाषाण काल। तो आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल। 2 नंबर जो था हमारा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। तो देखो, मध्य पाषाण काल के अंदर इसका जो समय है वो है 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व, यानी मध्य पाषाण काल का समय है 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। तो उससे पहले हमने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, जिसका जो समय था वो था 25 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल यानी जो उपकरणों के अनुसार, मैंने आपको पहले बताया था कि उपकरणों से जो उपकरण मिले थे उसमें किस किस प्रकार के आकार में परिवर्तन हुआ, इसमें क्या परिवर्तन हुआ। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि शलक आधारित, फलक आधारित ऐसे उपकरण थे। तो मध्य पाषाण काल के अंदर क्या मिला था जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है? मध्य पाषाण काल समय हो गया 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। तो देखते हैं कि मध्य पाषाण काल का सर्वप्रथम क्षेत्र कहाँ से खोजा गया, किसने खोज की और कब की गई। तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज, यानी इस काल के उपकरणों की खोज। तो मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज देखते हैं दोस्तों किसने की। तो खोज कब की? तो की ये 1867। तो की किसने? तो ये किया CL क्राइकल। कौन था? CL क्राइकल। CL क्राइकल ने की सर्वप्रथम मध्य पाषाण के उपकरणों की खोज 1867 में CL क्राइकल ने की। कहां पर की? तो स्थान, ये जो सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के जो उपकरण खोजे गए वो मध्य भारत के अंदर विंध्याचल पर्वतमाला से खोजे गए। यानी मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत से खोजा गया। मध्य पाषाण काल मध्य भारत में विंध्याचल पर्वतमाला से खोजा गया। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के अंदर सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी मध्य पाषाण काल से सर्वप्रथम या प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले। प्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए।
सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए। तो देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर किस स्थान से सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर स्थान देखते हैं तो स्थान आता है एक बागोर राजस्थान, बागोर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा राजस्थान। 2 नंबर का जो कहां से और कहां से मिला, तो ये मिला है आदमगढ़ एमपी, आदमगढ़ एमपी से। यानी मध्य पाषाण काल के अंदर सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान व आदमगढ़ एमपी से सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के साक्ष्य यानी पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल में और क्या हुआ। प्रथम पशुपालन के साक्ष्य मिले मध्य भारत में, विंध्याचल पर्वतमाला में इसकी खोज की गई। कब की गई? 1867 में CL क्राइकल ने की थी। इसको पशुपालन के साक्ष्य बागोर भीलवाड़ा से मिले और उसकी देखते हैं क्या विशेषता है मध्य पाषाण काल की। अब देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर औजारों के अंदर क्या हुई है, आकार में कम हुआ है। आकार में यानी पहले जो पाषाण काल थे, पत्थर मिले थे, वो पत्थर बड़े बड़े थे। उसके बाद में जैसे ही मध्य पाषाण काल आया तो उसमें आकार में क्या हो गया, परिवर्तन हुआ, आकार छोटा हुआ। तो देखते हैं आकार में कैसे छोटे, यानी मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए। इस काल में सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले। सूक्ष्म यानी छोटे आकार के पत्थरों के उपकरण मिले। और जैसे छोटे आकार में मिले तो इसी मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक काल कहा गया है। छोटे को कहते हैं माइक्रो, और इसीलिए मिले हैं, इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा गया है। माइक्रोलिथिक काल कहा गया है। यानी यहां मध्य पाषाण काल के अंदर आकार यानी पाषाण से बने औजारों में आकार में छोटे मिले, परिवर्तन किया, आकार में परिवर्तन किया, और इसको इसी कारण से कहते हैं माइक्रोलिथिक काल। और मध्य पाषाण काल के अंदर हमें बागोर राजस्थान से एक नर कंकाल की अवशेष मिले। यानी मध्य पाषाण काल के नर कंकाल के अवशेष बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए। नर कंकाल का अवशेष बागोर राजस्थान से मिले। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। यानी मध्य पाषाण काल के अंदर किस स्थान से नर कंकाल के अवशेष मिले, तो कहां से मिला? बागोर राजस्थान, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिले। राजस्थान का मध्य पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण
क्षेत्र है बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा। अब देखते हैं कि बागोर भीलवाड़ा के अंदर, इसके अंदर जो मध्य पाषाण काल का उपकरण किसके द्वारा खोजा गया और कब खोजा गया, तो लिखते हैं कि यहां का उत्खनन यानी बागोर का उत्खनन, बागोर का उत्खनन वी.एन. मिश्रा द्वारा, वी.एन. मिश्रा द्वारा सन 1968-69 में किया गया। यानी मध्य पाषाण में राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है बागोर भीलवाड़ा, बागोर भीलवाड़ा के अंदर है राजस्थान में। और इसी बागोर का जो उत्खनन है, उत्खनन वी.एन. मिश्रा द्वारा, किसके द्वारा, वी.एन. मिश्रा द्वारा कब किया गया, 1968-69 में किया गया। बड़ा महत्वपूर्ण है। राजस्थान के संदर्भ में मध्य पाषाण काल का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है बागोर भीलवाड़ा। और मध्य पाषाण काल को सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। सूक्ष्म पाषाण काल या सूक्ष्म पत्थरों वाला काल, सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथिक काल भी कहा गया है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, किस प्रागैतिहासिक काल के किस काल को माइक्रोलिथिक काल कहा गया है, तो कौन सा रहेगा, मध्य पाषाण काल। कौन सा, मध्य पाषाण काल। और मध्य पाषाण काल का जो समय रहेगा 12,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर देखते हैं मध्य पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं, जहां से संपूर्ण भारत में क्या मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिया, तो देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र थे मध्य पाषाण काल के। मध्य पाषाण काल के जहां जहां से उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो उसमें देखते हैं कौन कौन से क्षेत्र थे जहां से हमें मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। तो लिखते हैं निम्न स्थल, निम्नलिखित स्थल मध्य पाषाण काल के निम्न स्थल जहां से मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए। यानी मध्य पाषाण काल के निम्न स्थल जहां से सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, जहां से सूक्ष्म पाषाण उपकरण प्राप्त हुए, उपकरण प्राप्त हुए। कौन कौन से देखते हैं, तो नंबर 1 आता है लग्नाज। कौन सा, लग्नाज। लग्नाज कहाँ है, गुजरात में। लग्नाज कहाँ है, गुजरात में। नंबर 2 नागा अर्जुन कोंडा। नागा अर्जुन कोंडा। फिर अगला आता है गिदलूर। नागा अर्जुन कोंडा, गिदलूर। फिर आता है रेनीगुट्टा, रेनीगुट्टा। ये जो तीनों क्षेत्र है ये आपके पड़ता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ये तीनों जो क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में पड़ते हैं। अगला जो क्षेत्र है सगनकुलू, संगन है कुलू, बेलारी,
बेलारी, ये दोनों क्षेत्र पड़ते हैं कर्नाटक में। ये दोनों जो क्षेत्र पड़ते हैं वो पड़ते हैं कर्नाटक में। अगला आता है तिनेवेली, 4 नंबर पे आ जाएगा तिनेवेली। ये जो क्षेत्र पड़ता है ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में, जहां से मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए। और देखते हैं कहां से है, अगला देखते हैं और कौन कौन से क्षेत्र से। तो एक अपना बागोर राजस्थान, बागोर राजस्थान, बागोर राजस्थान, इन क्षेत्रों से क्या मिला था, मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए थे। मध्य पाषाण काल के कैसे उपकरण, सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथिक उपकरण प्राप्त हुए थे। किस प्रकार के, माइक्रोलिथिक उपकरण प्राप्त हुए थे। कौन कौन सा क्षेत्र है, तो देखते हैं लगनाज गुजरात से, लगनाज कहाँ है, गुजरात में है। नागा अर्जुन कोंडा, गिदलूर व रेनीगुट्टा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। नागा अर्जुन कोंडा, गिदलूर, रेनीगुट्टा आंध्र प्रदेश में। सगनकुलू, बेलारी, ये जो है ये पड़ते हैं कर्नाटक में। फिर है तिनेवेली तमिलनाडु में, बागोर राजस्थान में। ये जो है मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कुछ और है जो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ और है वो लिखते हैं आगे। ले लिया, आगे देखते हैं और कौन कौन से क्षेत्र है। कितने हो गए, 5। 6 नंबर। और कहां से अपने को मध्य पाषाण काल के उपकरण मिले हैं, तो पहला अगला है 6 नंबर पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक है भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका। एक आता है आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है, एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। भीमबेटका आदमगढ़ मध्य प्रदेश। एक आता है वीरानपुर, 7 नंबर, वीरानपुर। ये वीरानपुर पड़ता है वर्धमान पश्चिम बंगाल, वर्धमान पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और एक बार क्वेश्चन पूछा गया है वीरानपुर पश्चिम बंगाल का उत्खनन करता कौन है। क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्धमान, वीरानपुर वर्धमान पश्चिम बंगाल का उत्खनन करता कौन है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता है दोबारा आ सकता है। तो इसका जो उत्खनन करता है बीबी लाल, बीबी लाल क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए इसको देखना जरूरी है। बीबी लाल, वीरानपुर पश्चिम बंगाल वर्धमान में, इसके उत्खनन करता कौन है, वीरानपुर। आगे देखते हैं और कौन कौन से क्षेत्र है। 8 नंबर पे, 8 नंबर पे एक क्षेत्र आता है आपने सहराय नाहर राय, एक ही नाम है सहराय नाहर राय। एक आता है मदहदा, या कहीं पर इसका नाम आता है महदहा। और प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, ये जो क्षेत्र पड़ते हैं वो पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ है, यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका आदमगढ़ का है, मध्य प्रदेश में है। वीरानपुर वर्धमान पश्चिम बंगाल में है। और सहराय नायर जो क्षेत्र है, महदया
प्रतापगढ़ यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये है जो मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थल है। और इसके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र से क्या क्या प्राप्त हुआ, तो वो आगे देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया तो देखते हैं मध्य पाषाण काल के अंदर किस स्थान से क्या क्या चीज मिली है। बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक स्थान से जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस तरह से पूछा गया है वो भी बताते हैं कि इस तरह से ऐसा क्वेश्चन है पूछा गया है। मध्य पाषाण काल के मैंने आपको पहले लिखाया था, पाषाण काल के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है भीमबेटका की गुफा। कौन सा? भीमबेटका की गुफा है। तो पहला ही पहला हम देखते हैं भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा, यहां से क्या प्राप्त हुआ? बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहां से जो मध्य पाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए, सूक्ष्म उपकरण प्राप्त हुए, उनके साथ साथ मानव अंत्येष्टि। मानव अंत्येष्टि का अर्थ है कि मानव के अंतिम संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भीमबेटका की गुफा यानी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। यहां से सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ मानव अंत्येष्टि यानी मानव के अंतिम संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए के साथ मानव अंत्येष्टि यानी मानव के अंतिम संस्कार, मानव के अंतिम संस्कार के साक्ष्य मिले। कहां से? भीमबेटका की गुफा से। भीमबेटका की गुफा से अपने मानव यानी सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के साथ यानी छोटे पाषाण यानी मध्य पाषाण काल के अंदर जितने भी उपकरण मिले वो मिले हैं छोटे उपकरण, छोटे पाषाण यानी छोटे पत्थरों से निर्मित उपकरण मिले थे। और भीमबेटका में यहाँ मानव अंत्येष्टि के भी साक्ष्य मिले यानी मानव के अंतिम संस्कार के अवशेष प्राप्त हुए भीमबेटका से। और आगे देखते हैं कि सहराय नाहर राय महदेहा प्रतापगढ़ ये जो क्षेत्र पड़ते हैं वो पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यहाँ से जितने भी मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण मिले, उपकरण मिले, वो सबसे प्राचीन उपकरण थे। यहाँ से मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीन उपकरण प्राप्त हुए। सबसे प्राचीन उपकरण प्राप्त हुए। क्या बात है? देखिए क्या भीमबेटका की गुफा से सूक्ष्म पाषाण काल के साथ मानव अंत्येष्टि व सहराय नायर महदया प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के जितने भी मध्य पाषाण काल के जो सूक्ष्म पाषाण मिले वो सबसे प्राचीन उपकरण थे। सबसे प्राचीन यानी मध्य पाषाण काल के सबसे प्राचीन उपकरण किन स्थानों से मिले? सहराय नायर, महदया और प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। तो देखो दोस्तों इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
फिर आगे देखते हैं कि और कौन कौन से क्षेत्र से क्या मिला। हाँ, हो गया। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के अंदर क्या मिला। और एक एक को एक साथ में, प्रत्येक लाइन को साथ साथ में लिखते जाना, समझते जाना। इतिहास जैसा कोई सरल विषय नहीं है। सबसे सरल अगर देखा जाए तो इतिहास है। कहानी के रूप में पढ़ना है इसको और इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है। सबसे सरल विषय। अगर आप इसको बोझ लेके बैठते हो, कह रहे इतिहास कैसे याद होंगे, इतिहास जैसा सरल विषय कोई नहीं है। कहानी के रूप में अगर जिसके लिए इतिहास ही हर्ड है, बोझ है, तो बाकी विषय कैसे पढ़ेंगे। इसको तो बिल्कुल सरलता से एकदम सिंपल, साथ में नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए, पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, पढ़ते जाइए। इतना सरल हो जाएगा और इतना सरल विषय है ये इतिहास, जिसको एक बार अगर मन लगा के पढ़ लोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा। देखते हैं मध्य पाषाण काल के और कौन कौन से क्षेत्र है जहां से क्या क्या मिला। देखो, सहराय, नाहर, रायवय, मेहदया, मेहदया से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के स्तंभगर्त, स्तंभ गर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए, के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या मिला था? सहराय नायर से स्तंभगर्त, स्तंभगर्त का क्या मिला था? साक्ष्य प्राप्त हुआ। क्वेश्चन पूछा गया है, यानी मध्य पाषाण काल के किन स्थानों से स्तंभगर्त के साक्ष्य प्राप्त हुए? सहराय, नायर, मेहदया से क्या मिला था? मध्य पाषाण काल के स्तंभगर्त मिले थे। और देखते हैं सहराय से सराय, नायर, राय से मध्य पाषाण काल के, मध्य पाषाण काल के मानव युद्ध या आक्रमण का साक्ष्य प्राप्त हुआ। मानव युद्ध व आक्रमण, आक्रमण के साक्ष्य प्राप्त हुए, साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी मध्य पाषाण काल के अंदर सर्वप्रथम अगर हम देखते हैं सबसे प्राचीनतम अगर युद्ध के अवशेष प्राप्त होते हैं तो हमें कहां से होते हैं? मध्य पाषाण काल से। और कहां से प्राप्त होते हैं? सहराय नायर से, उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश के सहराय नायर से मध्य पाषाण काल के युद्ध व मानव आक्रमण का क्या मिलता है? अवशेष प्राप्त होते हैं। अगर हम देखते हैं वर्तमान में, अगर हमारा इतिहास देखते हैं प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक, अगर भारत में सर्वाधिक अगर कहीं युद्ध हुआ है तो वो है अपने भारत के उत्तरी मैदान में। और ये सहराय नायर उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। उत्तर प्रदेश है जो भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। तो वहां पर सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य का, मानव युद्ध का साक्ष्य प्राप्त हुआ। फिर देखते हैं मेहदया, मेहदया से मध्य पाषाण काल में, मेहदया से मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म आभूषणों, सूक्ष्म आभूषण, सूक्ष्म आभूषण। और ये आभूषण किसके बने थे? हड्डी के बने, सूक्ष्म हड्डी के आभूषण, हड्डी के आभूषण। यानी मेहदया से मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म हड्डी के आभूषण
तथा इनके साथ स्त्री पुरुष युगल समाधि प्राप्त हुई। स्त्री पुरुष युगल समाधि प्राप्त हुई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है यूपीएससी के अंदर, आईएएस की प्री के एग्जाम में पूछा गया है। सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल के अंदर युगल समाधि के अवशेष कहां से प्राप्त हुए? तो कहां से? महदया, यूपी से। बड़ा इंपॉर्टेंट है, महदया से मध्य पाषाण काल के सूक्ष्म हड्डी यानी छोटी छोटी हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुआ। और इन्हीं के साथ में क्या हुआ? स्त्री व पुरुष युगल समाधि के अवशेष प्राप्त हुए, यानी युगल स्त्री व पुरुष दोनों की एक साथ समाधि के साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए? महदया से। कौन से काल के? मध्य पाषाण काल के। और इसमें हड्डियों के भी आभूषण प्राप्त हुए। तो इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। आगे देखते हैं मध्य पाषाण काल के और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां से कौन कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के और कौन कौन सा क्षेत्र जहां से क्या क्या प्राप्त हुआ देखते हैं। मध्य पाषाण काल में मध्य पाषाण काल के अस्थि पंजर के अवशेष, अस्थि पंजर के अवशेष यानी मध्य पाषाण काल में अस्थि पंजर के अवशेष सहराय, नाहर, राय, प्रतापगढ़ व महदया से प्राप्त हुआ। कहां से? यानी मध्य पाषाण काल के अंदर अस्थि पंजर का मतलब है हड्डियों के अवशेष। हड्डियों के अवशेष किस क्षेत्र से? सहराय, नायर, प्रतापगढ़, महदया से प्राप्त हुए। मध्य पाषाण काल के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण पालतू पशु था वो कुत्ता था। मध्य पाषाण काल में कुत्ता सबसे पालतू जानवर था। कुत्ता सबसे पालतू जानवर था। अब देखो कुत्ता ही क्यों था? यानी मानव ने सर्वप्रथम किसका कार्य क्या किया? मानव पहले खानाबदोशी था और मानव ने खानाबदोशी के अंदर सर्वप्रथम मानव ने आखेट करना शुरू किया। और आखेट करना किसे? औजारों से करना है। मानव ने सर्वप्रथम औजार किसके बनाए? पत्थर के बनाए। और पत्थर के औजार करने के बाद मानव ने अपने क्षेत्र के आसपास के जितने भी थे जानवरों को आखेट किया गया। और आखेट करने के बाद मानव ने देखा कि ऐसे तेज दौड़ने वाले जानवरों को कैसे आखेट किया जाए। तो मानव ने यहाँ पर आखेट के लिए करने के लिए जो जानवर था उसको मांसाहारी जानवर को चुना। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण वो तेज दौड़ने वाला जानवर जो था कुत्ता था। कुत्ता मानव के लिए जानवर को पकड़ लेता था और कम भोजन में काम चला लेता था। और मानव बाकी बसा मांस अपना खा लेता था और जो शेष बच रह जाता उसको किसको? कुत्ते को खिला लेता। और कुत्ते को
शिकार के लिए काम लेते थे। इसलिए सबसे पहला सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर था पाषाण काल या प्राचीन काल के अंदर वो था कुत्ता। कौन सा था? कुत्ता। और देखते हैं कि मध्य पाषाण काल के अंदर कहीं पर गेंडे के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। यानी मध्य पाषाण काल में लगनाज गुजरात से गेंडे के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। गेंडे के हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। हड्डियों के अवशेष प्राप्त हुए। यानी अगर पूछा जाए तो सबसे बड़े जानवरों में अगर देखा जाए तो गेंडे के अवशेष प्राप्त हुए। और वो कहाँ से हुए? लगनाज गुजरात से हुए थे। पहला पालतू पशु था, कुत्ता था। और सर्वप्रथम अगर देखा जाए अवशेष भी कुत्ते के मिले थे। और कुत्ते के अवशेष लगभग जहाँ पर मध्य पाषाण काल के जहाँ पर लोग जो शिकार करते थे वहाँ पर लगभग अधिकांश क्षेत्रों से मिले थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के अंदर लगनाज से किसके? गेंडे के अवशेष, गेंडों के हड्डी के अपने अवशेष प्राप्त हुए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे और लिखते हैं। ले लिया। आगे देखते हैं कि लगनाज गुजरात से माइक्रोलिथिक यानी सूक्ष्म पाषाण काल के सर्वाधिक उपकरण प्राप्त हुए। यानी मध्य पाषाण काल के सर्वाधिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण यानी माइक्रोलिथिक उपकरण लगनाज गुजरात से प्राप्त हुए। लगनाज गुजरात से प्राप्त हुए। कहां से? लगनाज गुजरात से। कैसे उपकरण? माइक्रोलिथिक उपकरण यानी सर्वाधिक सूक्ष्म पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथिक उपकरण कहां से प्राप्त हुए? लगनाज गुजरात से प्राप्त हुए। और देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में अलग अलग क्षेत्रों से अगर देखा जाए तो और जैसे क्षेत्र से प्राप्त हुए। लेकिन वहां से सभी जगह से सूक्ष्म पाषाण काल अलग देखा जाए तो जिन जिन क्षेत्रों का हमने स्थलों के नाम लिखे वहां सभी से सूक्ष्म पाषाण काल उपलब्ध हुए थे, माइक्रोलिथिक। लेकिन सर्वाधिक कहां से हुए? लगनाज गुजरात से प्राप्त हुए थे। कहां से? लगनाज गुजरात से। और मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में वह नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के प्रथम चरण में अग्नि का प्रयोग हुआ। यानी भारत में मध्य पाषाण के अंतिम चरणों में, मध्य पाषाण काल के अंतिम चरणों में तथा निम्न
निम्न पाषाण, निम्न पाषाण, और निम्न पाषाण को ही तो कहते हैं उत्तर पाषाण। उत्तर पाषाण काल के प्रथम चरण में अग्नि का प्रयोग किया गया। अग्नि का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया, यानी हमें इसके भी अवशेष मिले कि अग्नि का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? मध्य भारत में मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में। अंतिम चरण का मतलब है कि लगभग 5000 ईसा पूर्व के आसपास किया गया। और पाषाण काल के निम्न जो पाषाण काल है या उत्तर पाषाण काल है, इस काल के प्रथम चरण में यानी लगभग 5 से 4000 ईसा पूर्व के मध्य में किसका? अग्नि का प्रयोग किया गया। हमें अग्नि का अवशेष है जो मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। और उसके बाद में देखेंगे अगले में नवपाषाण काल। तो दोस्तों आपने क्या करना है, नोट्स को पढ़ते पढ़ते साथ में नोट्स जरूर बना लेना है। और ये क्लास कैसी लगी इसको कमेंट के द्वारा बताना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अधिक से अधिक अपने मित्र इसका लाभ उठा सके तो इसको क्या करना है, और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। धन्यवाद। आगे की है जो कंटिन्यू करते हुए अगली क्लास लेंगे। ओके।